सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे आई फ्लू हो गया था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और ये मैं अपनी फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ ठीक होने के बाद। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक हॉन्टेड हाउस में घटी डरावनी घटना के बारे में बताऊंगा और वो घर मुंबई में है। ये घटना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये घटना मेरे सब्सक्राइबर के मामू के साथ घटी थी। तो अब आगे मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा दीजिए और अपने रूम्स की लाइट्स को स्विच ऑफ कर लीजिए। ये घटना है सन 2010 की और इस साल में मेरे साथ कुछ ऐसा घटा था जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। सन 2010 में मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैं काम की तलाश में था। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया था लेकिन कहीं भी मुझे मेरी पसंद का काम नहीं मिल रहा था। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम मुंबई जाओ, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पसंद का काम ज़रूर मिलेगा। मेरे पास जब कोई और रास्ता नहीं बचा तब अपने दोस्त की सलाह को मानते हुए मैंने मुंबई की तरफ रुख किया और उसके बाद जब मैं मुंबई पहुंचा तब मैंने वहाँ की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी देखी। वहाँ पर लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे और उन लोगों में से एक मैं भी था। काफ़ी काम तलाश करने के बाद भी कोई भी मुझे ढंग का काम नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना, जो लोग हिम्मत नहीं हारते उन्हें कामयाबी मिल ही जाती है। फाइनली मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई और जॉब मिलने के बाद मेरा जो सबसे बड़ा टेंशन था वो था रूम का। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, मेरे पास पैसे भी कम थे, इसलिए जब तक मुझे नौकरी नहीं मिली तब तक मैं रेलवे स्टेशन पर ही सोता था। जब मुझे नौकरी मिल गई उसके बाद मैंने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और उसमें रहने लगा। मेरी सैलरी अच्छी थी और छोटे से कमरे में रहता था तो उसमें किराया भी कम लगता था, जिसके कारण बचत काफ़ी अच्छी खासी हो जाती थी और मैं अपने घर पैसा भेज पाता था और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन न जाने क्यों वो जो कमरा था जहाँ पर मैं रहता था वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, क्योंकि जब भी मैं काम पर जाता था या फिर वापस आता था तब मैं लोगों को देखता था तो कोई भी मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखता था। हर कोई मुझे ऐसे देखता था जैसे मैंने पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया हो और मैं भी सोचता था कि शायद ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ कमाना था और अपने घर पैसे भेजना था और अपना भी पेट पालना था। मुझे इससे ज़्यादा किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। मैं जिस कमरे में रहता था वहाँ पर मैंने कुछ अजीब चीज़ें महसूस करी। रात के वक्त जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी तब अचानक से ही ऐसी ठंडक पड़ जाती थी जैसे मैं किसी बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा हूँ। कमरा अचानक से ही पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता और मुझे न जाने कहाँ कहाँ से किसी के सांस लेने की आवाज़ आती, जैसे कमरे में कोई और भी हो। मैंने काफ़ी दिनों तक कोशिश करी ये चीज़ें इग्नोर करने की। मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते ये घटनाएं और भी ज़्यादा अजीब और डरावनी होती गई। एक रात मैं खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे में मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे तो इतना तो पता था कि कुछ तो है मेरे पीछे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और जब मैं खाना खाकर सो गया तब मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी के तड़पने की थी।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदमी को बहुत ही ज़्यादा तड़पाया जा रहा, और ये सब बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और भयानक था। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो जाता था और आसपास देखने लगता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं फिर से सोने की कोशिश करता तो थोड़ी देर बाद ये सारी चीज़ें वापस शुरू हो जाती। मुझे फिर से किसी आदमी के तड़पने की आवाज़ आती। वो आवाज़ हमेशा मुझे मदद के लिए पुकारती थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं असहाय हूं। ऐसी ही चीज़ें होती रही, और एक रात जब मैं अपने कमरे में था तब अचानक से कमरे की लाइट्स स्विच ऑफ हो गई, और मुझे मेरे सर पर बहुत ही ज़्यादा वजन महसूस होने लगा, जैसे मेरे सर पर कोई आकर बैठ गया हो, और धीरे धीरे मैं ज़मीन पर गिरने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मेरे सर पर कुछ भी नहीं था, और सबसे भयानक बात तो ये थी कि मैं मुंह से आवाज़ भी नहीं लगा पा रहा था। मेरा मुंह बिल्कुल सील पैक हो गया था, जैसे मेरे मुंह में कोई आवाज़ हो ही ना। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, और आखिर में मैं बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंखें खुली तब सब कुछ नॉर्मल था, और लाइट्स भी वापस आ चुकी थी। मैं अपने काम पर वापस गया, लेकिन उस दिन मैं पूरे दिन यही सब सोचता रहा, जो कुछ भी रात में मेरे साथ हुआ। उसके बाद में मैं वापस उस कमरे में आया, और उसके बाद जब मैं सो रहा था तब मुझे एक डरावना सा सपना आया, और वो सपना बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना था। मैंने उस सपने में देखा कि मतलब वो जो कमरा था जिस बिल्डिंग में, मैं उस बिल्डिंग के बाहर हूँ, और मेरे ही कमरे से वही आवाज़ आ रही थी, उसी तड़पते हुए आदमी की, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं असहाय हूँ, मेरी मदद करो। ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जहाँ पर मेरा कमरा था वहाँ पहुँचा। वहाँ पर बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चलाई और उस कमरे के दरवाजे को खोला, तो मैंने अंदर देखा कि एक आदमी जो बहुत ही ज़्यादा पतला है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, उसकी आंखों में आंसू हैं, और वो मुझसे मदद की गुहार लगा रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं असहाय हूँ। और इतना डरावना सपना देखने के बाद अचानक से मेरी आंखें खुल गईं और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। तभी मुझे मेरे कमरे में किसी की बहुत तेज सांसें लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं तुरंत भागता हुआ स्विच बोर्ड की तरफ गया और मैंने स्विच बोर्ड में ट्यूबलाइट की जो स्विच थी उसे ऑन किया, और मैंने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से ट्यूबलाइट फट गई और उसके कांच के कुछ टुकड़े मेरे ऊपर आकर लगे, जिसकी वजह से थोड़ा खून बहने लगा। मैं तुरंत अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर भागा, और सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा ज़मीन पर आ गिरा। जब आसपास के लोगों ने ये सारी आवाज़ें सुनी, मतलब मेरे गिरने की, तब वो सब बाहर आए और उन्होंने देखा कि मेरे सर से खून बह रहा है। उस वक्त मुझे कुछ याद नहीं था, मैं बेहोश हो चुका था। सीढ़ियों से गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक पड़ोसी के घर में हूँ और उन्होंने मेरा इलाज किया था। वो एक डॉक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप ठीक हैं? उस वक्त मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उस कमरे में बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मेरा वहम है, लेकिन ये चीज़ें तो भयानक होती जा रही हैं। जिसके जवाब में वो जो पड़ोसी थी मेरे,
काफ़ी रिस्पेक्टेड है वो मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद करी थी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हें इस कमरे के बारे में नहीं पता जो तुमने इसे रेंट पर लिया? यह सुनकर मैं अपना सर खुजाने लगा, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था उस कमरे के बारे में। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ है जो उस कमरे के बारे में मुझसे छुपाई जा रही है। और मैंने अपने उन पड़ोसी से पूछा, जी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो काम की तलाश में यहाँ पर आया था और काम मिल गया। उसके बाद रहने के लिए जगह तो चाहिए, कितने दिन रेलवे स्टेशन पर सोऊंगा, तो ये कमरा मुझे सस्ते में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। जिसके जवाब में उन्होंने मुझसे कहा कि ये कमरा पता है तुम्हें सस्ते में क्यों मिला? और मैंने फिर नाम ऐसा हिलाया। उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 5 साल पहले उस कमरे में एक आदमी रहा करता था, वो भी किराएदार था, वो भी तुम्हारी तरह गांव से काम करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो शरीर का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, वो बीमार पड़ता रहता था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था और किसी से भी बातचीत नहीं करता था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, जिसके कारण वो ना ही हिल पा रहा था, ना ही कोई मुंह से आवाज़ कर पा रहा था, और वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा बेबस और लाचार हो गया था। 4 दिनों तक वो उसी कमरे में तड़पता रहा, मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हर कोशिश में नाकामयाब हो गया। उसकी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुई। आज भी मुझे याद है जब उस आदमी की लाश को बाहर निकाला गया था, तो उसकी लाश बहुत ही ज़्यादा सूख चुकी थी और उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा पतले और कमज़ोर हो चुके थे। उसकी मौत के बारे में आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, और मैं यही ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि भगवान ऐसी मौत किसी को भी ना दे। वो तो मर गया, लेकिन उसकी जो आत्मा थी उसे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वो इसी कमरे में रहने लगी। 5 साल बीत गए हैं, तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग आए इस कमरे में रहने के लिए, लेकिन कोई भी 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि हर किसी को उस आदमी की आत्मा परेशान करती है। और आज तुम्हारे साथ भी यही हुआ। मेरी बात मानो कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालो। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मैं भी पहले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब ये कमरा खाली था तब मुझे इस कमरे से उसी आदमी की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, और वो आदमी हमेशा मदद मांगता था कि मेरी मदद करो, मैं असहाय हूँ, मेरी मदद करो। और मुझे इस कमरे से और भी ज़्यादा डर लगने लगा। मेरी बात मानो, कहीं और कमरा ले लो और ये कमरा छोड़ दो। जब ये सारी बातें मैंने सुनी तब मुझे समझ आया कि इस कमरे के मालिक ने मुझे इतने सस्ते में ये कमरा क्यों दे दिया। और उसके बाद मैंने कोई देरी नहीं करी, मैंने 3-4 पड़ोसियों से और पूछा, तब उन्होंने हाँ में सर हिलाया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सारी बातें सच हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से कमरा खाली कर दिया और एक अच्छी जगह कमरा ले लिया। लेकिन आज इतने साल बीत गए हैं, जब भी मैं सोता हूँ या कभी खाली बैठा रहता हूँ और कभी भी उस घटना के बारे में सोचता हूँ, उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब मैं उस कमरे में रहा करता था, तब मुझे न जाने क्यों अचानक से ठंड लगने लगती है और मुझे डर लगने लगता है। और कभी कभी तो मुझे उस कमरे के सपने भी आ जाते हैं कि मैं उसी कमरे में हूँ और मुझे वही आवाज़ आ रही है कि मेरी मदद करो, मैं असहाय हूँ।